करौली के निवासी डॉक्टर गोविंद गुप्ता और कैलाश शर्मा जी हमारे साथ हैं। दोनों कॉलेज एजुकेशन के हैं। हम कैरियर काउंसलिंग के बारे में आज इनसे बातचीत कर रहे हैं। गोविंद जी, स्टूडेंट जब 10वीं पास करता है तो उसको क्या करना चाहिए? परिजनों का क्या उसमें रोल रहता है? जैसे ही बच्चा 10वीं पास करता है उसके बाद बच्चे की रुचि को ध्यान में रखते हुए उसको विषय का चयन करना चाहिए जिसमें उसके मार्क्स सबसे ज़्यादा हों, उसको वो विषय अच्छा लगता हो, रुचिकर लगता हो, वही विषय उसको चुनना चाहिए। परिवार को अपनी इच्छाएं उस पर नहीं थोपनी चाहिए। कई बच्चे ऐसा नहीं है कि वे डॉक्टर इंजीनियर ही बने, दूसरे बहुत से ऐसे फील्ड हैं जहाँ पर वो आसानी से अपनी उन्नति कर सकता है। इसलिए नए विद्यार्थियों को मैं ये सलाह दूंगा कि वो अपना स्किल डेवलप करें, वो किसी भी फील्ड में। और आज ज़माना जो है वो परफेक्शन का है, हर फील्ड अच्छा है। इवन मान लो कोई बच्चा की रुचि बाल काटने में है तो बाल काटना भी एक ऐसा प्रोफेशन है जो आज की तारीख में यदि उसमें परफेक्शन लाए तो वो एक बहुत अच्छा अर्जन कर सकता है। हर चीज़ में, हर लाइन में, चाहे वो कारपेंटर हो, चाहे वो, लेकिन होना चाहिए आप में परफेक्शन, कुशलता, परफेक्शन आना चाहिए हर चीज़ में। आजकल जैसे मान लो एक ब्यूटी पार्लर बना है, ब्यूटी पार्लर में यदि परफेक्ट होंगे तो वो आपका अर्निंग्स बहुत सारे जो सरकारी नौकर हैं उनसे ज़्यादा होगा। अच्छा गोविंद जी, मैं थोड़ा आपसे जानना चाहता हूँ, आप लेक्चर कैसे बने? क्या पढ़ाई का तरीका था? आपने कैसी पढ़ाई करी? क्या रहा? मेरा ये था कि मैंने करौली से बीकॉम किया था जी। बीकॉम में अच्छी पोजीशन थी, मेरी अच्छी परसेंटेज थी। मेरे पिताजी का एक सपना था कि मेरा बेटा बैंक मैनेजर बने या चार्टेड अकाउंटेंट बने। उसी हिसाब से मैंने यहाँ जयपुर में आकर के एक सीए के यहाँ एडमिशन लिया जी। सीए के यहाँ मैंने ये देखा था कि मुझे उस समय ये ऑनलाइन कोर्स नहीं होते थे, इस कारण से जो सीए का सिलेबस है उसके लिए लिटरेचर बहुत कम मिल पाता था। जो मेरे सीनियर साथी मिले थे उस फर्म में जो काम करते थे, सबका ये मानना था कि भाई इसमें अटेम्प्ट बहुत लग जाते हैं, सीए बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। इसी बीच में मैं जहाँ रहता था वहाँ पर मेरे बुआ जी के नाती आए थे, उनके साथ एक मित्र आए थे। उन्होंने कहा कि सबसे अच्छी नौकरी कॉलेज एजुकेशन की है जी, आप तो इंटेलिजेंट आदमी हो, एमकॉम कर लो। हाँ। और उसमें लेक्चरर बन जाओगे 2 साल बाद और बहुत अच्छा पैसा आपको मिलेगा। सीए का तो क्या है कि लोग 5-5, 6-6 साल होते हैं, पास होते नहीं हैं। तो उस दिन मेरे दिमाग में ये बात आई कि यार ये भी सही कह रहे हैं कि मैं क्या सीए फर्म में जाता था, वहाँ देखता था कि जोड़ लगाते रहते थे, परेशान से हो जाते थे। तो और उस समय यूनिवर्सिटी में एमकॉम की एडमिशन की डेटें चल रही थी। मैं जाके यूनिवर्सिटी गया, मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया। चूँकि मेरा मेरिट में मेरी परसेंटेज अच्छी थी, तुरंत मेरा सिलेक्शन हो गया, मतलब मेरा उसमें चयन हो गया। मैंने यूनिवर्सिटी में फ़ीस करा दी एवीएसटी में, और उसके बाद मैं क्लास लेने लग गया। फिर मैंने बीकॉम कर लिया, वो एमकॉम कर लिया। एमकॉम मेरी 87% बनी थी। सब पहली बार तो प्रीवियस में ही मेरी बहुत अच्छी परसेंटेज थी, तो लोगों ने कहा कि भाई आराम से कोई मेरे बैंक का भी ऑफ़र मिल गया, लेकिन वो क्लैरिकल का मिला था। तो सब लोगों ने कहा कि आपको क्लैरिकल की जगह ऑफिसर के लिए ट्राई करना चाहिए। तो मैंने एमकॉम कर लिया। एमकॉम करने के बाद मेरी उम्र 1 साल कम रह गई। जो गवर्नमेंट में टेम्परेरी लेक्चरर बनते हैं उसके लिए 21 वर्ष होना ज़रूरी था। तो मेरे से कम परसेंटेज वाले तो लेक्चरर बन गए, और मेरा नंबर नहीं आया क्यों, मेरा फॉर्म रिजेक्ट करेगा, क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ 27 अगस्त 1959 है। तो आपके 20 साल में लग गई लगभग? मेरी 20 साल और 11 महीने हुए थे। मैंने बीकॉम तो 20 साल में, वो एमकॉम तो 20 साल में कर लिया, लेकिन जब जुलाई में फॉर्म भरम आए थे उस समय मेरी 1 महीने 27 दिन डेट कम रह गई। इसके कारण जो है क्या, मैं टेम्परेरी लेक्चरर नहीं बन पाया जी। फिर उसके बाद मेरे डिपार्टमेंट के जो प्रोफेसर एमसी खंडेलवाल साहब थे, उन्होंने कहा कि क्यों चिंता करते हो, आप तो एमफिल कर लो, हमारे एमफिल का कोर्स चालू हुआ है।
और आपका एडमिशन ईजिली हो जाएगा। मैंने एमफिल की, मुझे हॉस्टल में मेरा एडमिशन हो गया, मैं हॉस्टल में रहता था। उसी बीच मैंने 2-3 परीक्षाएं दी, सब में सफलता मिली। लास्ट में आरपीएससी से की वैकेंसी निकली, इसमें भी आरपीएससी में सिलेक्शन हो गया। तो आरपीएससी सेलेक्ट होकर मैं कॉलेज एजुकेशन में आ गया और मैंने गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर ज्वाइन कर लिया। उसके बाद से मैं लगातार यही पद पर रहा, लेक्चरर हुआ, अब उसी का नाम प्रोफेसर हो गया, बाद में मैं प्रिंसिपल हो गया कॉलेज का। और सर आप स्टूडेंट्स की मेहनत के लिए क्या कहना चाहते हैं? कितना टारगेट लेके पढ़ाई करना चाहिए उसको, कितने घंटे? स्टूडेंट को ये करना चाहिए कि अपना टाइम टेबल बजाय इन टीवी। एक तो पेरेंट्स से मैं ये निवेदन करूँगा कि पेरेंट्स टीवी उठा के रख दें घर में, बंद कर दें। मतलब खुद भी थोड़ा सा बच्चों के लिए ये त्याग करें कि टीवी तो रखते हैं सर, मोबाइल का क्या होगा आजकल? तो मोबाइल बच्चों को वो मोबाइल दिलाएं जिसमें ये या उस पर सॉफ्टवेयर पे ध्यान रखें कि भाई जो पढ़ाई से संबंधित ही देखे वो। खुद आपने अपने बच्चों को कैसे ध्यान रखा? मेरे बच्चों आपका ये बच्चा तो अमेरिका में है, गुड़गांव में है। मेरे बच्चों का जिस समय ये बच्चे पढ़ते थे उस समय मोबाइल का इतना प्रचलन नहीं था। ये फायदा रहा एक टीवी था, तो टीवी क्या हमने उठा के और बकस में रख दिया, उसका फायदा। तो मेरे बच्चे टीवी उस समय नहीं देख पाते थे उन, और वो पढ़ाई में ही रहते थे। आपका कहना है सफलता के लिए टीवी या मोबाइल से दूर रहें? और फिर यदि मोबाइल आवश्यक हो गया, क्योंकि आजकल ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, तो अपन को ये बाँच रख सके, उनके मोबाइल को चेक करते रहें कि उसमें क्या है कि कोई ऐसी चीज़ें तो उस पास नहीं हो जिसे दिशा भ्रमित हो रहा है, बच्चे की दिशा भ्रमित। बहुत बहुत धन्यवाद। कैला जी, आप क्या कहना चाहेंगे यूथ वर्ग से? मैं यूथ वर्ग के लिए ये कहना चाहूँगा कि एक तो नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, हाँ। इसके थ्रू आप इसमें स्किल डेवलपमेंट करें, AI। हाँ। और इससे क्या नई जागरूकता पैदा हुई है, हाँ। पूरे वर्ल्ड में। हाँ। अब सारे कोर्सेज इसी के अंतर्गत चलेंगे। अच्छा। और ये सब्जेक्ट भी नया आ गया है, तो इसमें रुचि लेके और जिसमें बच्चे को रुचि हो उसको वो डेवलपमेंट करें। हाँ। और प्रयास करें, अपने सफलता मिलेगी। AI का नया कोर्स आया है एक तरीका से, आपका कहना है। और ये दोनों मेरे सामने बैठे हैं, दोनों के बेटे अमेरिका में हैं, है ना? गोविंद गुप्ता जी के बेटा भी अमेरिका में है और कैला जी का बेटा भी अमेरिका में है, और अब ये दोनों जयपुर में निवास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों।